हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने ग्राफ कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 43 करने जा रहे हैं। और आज हम एक यूलर कंसेप्ट का एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूलर पर 3 पार्ट बन चुके थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 3 मैंने आज मॉर्निंग में ही अपलोड किया है। ये लास्ट वीडियो होने वाला है यूलर पर। ठीक है, और इसको हम क्लियर करेंगे इस क्वेश्चंस की मदद से, जो कि आज का POTD भी है 30 नवंबर 2024 का। लीड कोड नंबर 2097 हार्ड मार्क्ड है, बट आपको एक कंसेप्ट जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आपको घंटा या हार्ड नहीं लगने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन देखते हैं यार। एवरी टफ टॉपिक बिकम्स ईजी विथ परसिस्टेंस एंड क्यूरियोसिटी। अगर आपको शुरू में ही डर जाओगे, लगेगा कि आपसे नहीं होगा, तो आप छोड़ दो, आपके लिए नहीं है वो। ठीक है, ईच अटेम्प्ट ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अंडरस्टैंडिंग एंड एवरी स्मॉल एफर्ट एड्स अप। छोटा छोटा एफर्ट भी आप मारोगे ना किसी टफ टॉपिक को समझने के लिए, वो एड अप होके आपको आसान लगने लगेगा, एंड एक दिन ऐसा आएगा यूल बी बिकम एक्सपर्ट इन दैट टॉपिक। रिमेंबर इवन एक्सपर्ट्स वेर वंस बिगिनर्स। यू रिमेंबर, कीप गोइंग एंड नो चैलेंज विल बी टू बिग टू कनकर। तो अब आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि हमने ऑलरेडी यूलेरियन ग्राफ्स के बारे में पढ़ रखा है, वीडियो नंबर 40, वीडियो नंबर 41, वीडियो नंबर 42 में, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। ठीक है, तीनों इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रॉब्लम जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं वो आज का POTD है, एंड इट इज़ अ वेरी आइडियल प्रॉब्लम फॉर यूलर। ठीक है, यूलर पाथ आपको एक्चुअली में निकालना है इसमें, बट अभी हम समझेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई किया मैंने कि ये यूलर का प्रॉब्लम है। ठीक है, वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, प्रॉब्लम को बाद में देखेंगे। ठीक है, बट सबसे पहले हम ये समझेंगे इसमें, हाउ इज़ दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूलर, व्हाट इज़ इट आस्किंग फ्रॉम अस, क्या मांग रहा है हमसे, एंड हाउ टू फाइंड द यूलर पाथ। चलो समझ में आ गया कि यूलर है, मान लेते हैं हमें समझ में आ गया यूलर पाथ निकालना है। यूलर पाथ निकालते कैसे हैं वो मैंने आज तक आपको नहीं बताया, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे हेयर होल्जर्स एल्गोरिदम। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके का हो सकता है, आई थिंक हेयर होल्जर्स एल्गोरिदम इसका नाम है। ठीक है, ओके, तो अब देखते हैं प्रॉब्लम जो क्या बोलता है। यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर अरे पेयर्स वेयर पेयर्स आई इज इक्वल टू स्टार्ट आई एंड एंड आई। ऐसे पेयर्स दे रखा होगा ऐसे अरे में। ठीक है, जिसमें ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये स्टार्ट है, ये एंड सो ऑन। उसके बाद बोलता है एन अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स इज वैलिड। एक अरेंजमेंट किया जाएगा इन पेयर्स का, उसको वैलिड तब बोला जाएगा इफ़ फॉर एवरी इंडेक्स आई वी हैव एंड I-1 इज इक्वल टू स्टार्ट ऑफ आई। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो, जैसे कोई भी पॉइंट ले लो, 4,5 ले लिया। ठीक है, इसका जो स्टार्ट है, ये ith पॉइंटर मान लेते हैं, इसका जो स्टार्ट है इसके जस्ट पहले वाले पॉइंटर यानी कि I-1 का जो एंड है 4 इक्वल होना चाहिए। देख रहे हो, I-1th पॉइंटर में जो एंड है वो बराबर होना चाहिए ith पॉइंटर के स्टार्ट के, है ना। और ऐसा हर केस के लिए होना चाहिए। देखो यहाँ पर इसका वैलिड अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर निकाला हुआ भी है आउटपुट में। कोई भी ith पॉइंटर को आप पकड़ लो, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे पहले तो कुछ है नहीं, इसको पकड़ो। इसका स्टार्टिंग इज इक्वल टू इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग इज इक्वल टू इसका एंडिंग, इसका स्टार्टिंग इज इक्वल टू इसका एंडिंग। यहाँ तक क्लियर है। तो आपको पता करना है कि ऐसा अरेंजमेंट आपको निकाल के दिखाना है, और प्रॉब्लम में दे दिया है कि हमेशा ऐसा अरेंजमेंट निकल जाएगा। रिटर्न एनी वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, जो कोई भी एक वैलिड पेयर रिटर्न कर देना आपको। द इनपुट्स विल बी जनरेटेड सच दैट देयर एग्जिस्ट्स अ वैलिड अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स। मतलब ये कंफर्म कर दिया है कि हमेशा पॉसिबल होगा एक वैलिड अरेंजमेंट निकालना। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम आते हैं इन सवाल का जवाब देते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम यूलर से रिलेटेड है, व्हाट इज़ इट आस्किंग फ्रॉम अस, और बाद में हम यूलर पाथ ढूंढेंगे। तो यही एग्जाम्पल था ना हमारा। तो यहाँ से समझते हैं प्रॉब्लम में क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद इसको रिलेट करेंगे यूलर से। तो आपको याद होगा प्रॉब्लम में बोल रहा था कि आपको करना ऐसा है, जैसे मान लेते हैं 5,1 है, राइट। तो इसका स्टार्टिंग ये है और एंडिंग ये है ना। ये मेरा एक पेयर था, ये मेरा एक पेयर था। ओके, अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो 4,5 है, ठीक है, देखो तो इसका जो स्टार्ट है, इसका जो एंडिंग है ना, मतलब इसका जो एंडिंग है ये 5। क्या कोई ऐसा पेयर है जिसका स्टार्ट ऑलरेडी 5 है? यस, है मेरे पास ऑलरेडी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे पहले मुझे यहाँ 4 को लगाना पड़ेगा ताकि ये इसके बाद आ जाए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसी ऑर्डर में आपको पाथ को फॉलो करना है। ओके, उसके बाद देखते हैं 11 और 9 है, तो इसका एंडिंग 9 है। किसी का स्टार्ट 9 है क्या अवेलेबल? नहीं, अभी तक तो अवेलेबल नहीं है। तो मैं बस इसको यहाँ ऐसे ही लिख देता हूँ, 11 स्टार्ट है, एंडिंग 9 है। इसका स्टार्टिंग 9 है और एंडिंग 4 है। तो किसी का एंडिंग स्टार्टिंग 4 है क्या? जैसे देखो इसका स्टार्टिंग जो, इसका एंडिंग जो है वो 4 है। क्या कोई ऐसा पेयर है जिसका एंडिंग सॉरी जिसका स्टार्टिंग 4 है? यस, ये है ना। तो हम क्या करेंगे, 9,4 को यहाँ लिख देंगे, 9,4। तो 9 इस 4 से जुड़ जाएगा।
याद करो इसका एंडिंग 9 था और इसका स्टार्टिंग 9 है, तो ऑब्वियस है ये इससे जुड़ जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको फॉलो करना है, पाथ बनाना है। 11 से 9, ये था 11 से 9, ठीक है, ये था 9 से 4, ये था 4 से 5, है ना, ये था 5 से 1। तो मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर फैशन में ही आपको ट्रैवर्स करना है, तभी आपको ये अरेंजमेंट मिल पाएगा, है ना। मतलब फैशन मतलब क्या हुआ कि पहले आपको 11,9 को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको स्टार्ट 11 से ही करना पड़ेगा। अगर आपने किसी और नोड से स्टार्ट किया तो आप नहीं ढूंढ पाओगे। मान के चलते हैं आपने 4 से स्टार्ट किया, ठीक है, तो 4 से अगर आपने स्टार्ट किया मतलब, या फिर आपने, मैं बोलूँ कि आपने इससे स्टार्ट किया 4,5 से, तो ठीक है, आपने 4,5 बना दिया। अब आप 5 ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो 5,1 भी आपको मिल गया, ठीक है। उसके बाद 11,9 है, तो 11,9 तो अभी तक आपको मिला नहीं, ठीक है। तो आपको एक पर्टिकुलर करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। तो 11,9 आप कहाँ लिख के रखोगे? हवा में लिख के रखोगे, ठीक है। उसके बाद 9,4 आएगा, उसके बाद आप इसको जोड़ोगे, फिर इसको आपको ऐसे लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करोगे, बट आपको अल्टीमेटली ये जानना पड़ेगा ना कि इस ओवरऑल ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट 11 था और मुझे यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था, तभी मैं करेक्ट ट्रैवर्सल कर पाता। 11 से 9, 9 से 4, ये 4 से 5, 5 से 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो एक ही वैलिड पाथ इसका दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। तो ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेबल लग रहा है जब हम पार्ट 1 में हमने पढ़ा था यूलर का पार्ट 1 में हम यही पढ़ा था ना कि जब आप यूलर पाथ आप ढूंढने की कोशिश करते हो तो आप हमेशा ये ध्यान देना कि आपको बड़े बहुत ही सावधानी से आपको स्टार्टिंग पॉइंट चुनना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट चुनना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर यूलर पाथ की बात हो रही है तो सारे एजेस को सिर्फ आपको एक ही बार विजिट करना है, और यहाँ पर भी आप एग्जैक्टली वही कर रहे हो, आप हर एज को एक ही बार विजिट कर रहे हो, ठीक है। पहली चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये, प्रॉब्लम में क्लियर कट आपको ये समझ में आ गया कि आपको सारे एज को एक बार तो विजिट करना ही करना है, एक ही बार विजिट करना, ओनली वंस, उससे ज़्यादा बार आप विजिट नहीं कर सकते, है ना। ये देखो यहाँ पर आप हर एक एज को, अब आप ऐसा अरेंजमेंट आपको करना है सच दैट एक एज को आप एक ही बार विजिट करो। 11 से 9 गए, 9 से 4, 4 से 5, 5 से 1, कोई भी एज 2 बार विजिट नहीं हुआ है ना। तो ये चीज़ हमें ये समझ में आ गया कि विजिटिंग ऑल एज मतलब ऑल एज को विजिट करना है, ऑल एजेस, ठीक है। विजिटिंग ऑल एज ओनली वंस, है ना, एक बार से ज़्यादा बार विजिट नहीं करना है, तभी तो एक वैलिड अरेंजमेंट बनेगा ना। ये जो आपको अरेंजमेंट दिख रहा है, इस अरेंजमेंट को अगर आप लिखोगे ना तो देखना 4, 5, 1, ये अरेंजमेंट को अगर लिखोगे तो देखो एग्जैक्टली सारे एज एक ही बार विजिट हो रहे हैं। 11 से 9 वाला एज, है ना, ये वाला एज, 9 से 4 वाला एज, 4 से 5 वाला एज, 5 से 1 वाला एज, सब एक एक बार विजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये पता क्या बोल रहा है, हमें यूलर पाथ ढूंढना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम में दे दिया है कि एक वैलिड अरेंजमेंट मिल सकता है आपको, इसका मतलब पता क्या हुआ कि प्रॉब्लम में गारंटीड बता दिया है कि यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मतलब प्रॉब्लम में ये बोल दिया है कि द ग्राफ इज ऑलरेडी एन यूलर ग्राफ, ठीक है। वरना अगर प्रॉब्लम में बोलता कि हो सकता है यूलर ग्राफ नहीं है आपका ग्राफ, तो आपको चेक करना पड़ता। याद करो कैसे चेक करते थे कि आपके ग्राफ में यूलर पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में सिखा रखा है, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर ही फॉलो कर रहे हो ट्रैवर्सल का, 11 के बाद सिर्फ 9 जा रहे हो, 9 के बाद 11 आप नहीं जा सकते, है ना, वरना आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना। 11 के बाद आप सिर्फ 9 ही जा सकते हो, 9 के बाद सिर्फ 4 जा सकते हो, कहीं और नहीं जाओगे 9 के बाद आप, है ना। फिर 4 के बाद सिर्फ 5 जा सकते हो, 5 के बाद सिर्फ 1 जा सकते हो, यही एक करेक्ट ऑर्डर है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एक डायरेक्टेड ग्राफ की तरह हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, हमें अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक वैलिड अरेंजमेंट का मतलब ही यही है ना, कि 11 से 9, फिर 9 के बाद 4, 4 से 5, 5 से 1, इसके बाद कुछ और भी आप लिख दोगे तो ये वैलिड आपका पाथ नहीं बन के आएगा, यूलर पाथ, ठीक है। यही है इसका सबसे वैलिड अरेंजमेंट, ओके। तो देखो अभी इसका एक और अच्छा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये वाला एग्जांपल है 1 2 1 3 2 1 है, तो पहले तो एक बार बना देते हैं कि 1 से 2 दे रखा है, और क्या है 1 से 3 दे रखा है, और क्या है 2 से भी 1 दे रखा है, 2 से 1 भी एक एज दे रखा है, ओके। तो देखते हैं इसका करेक्ट अरेंजमेंट क्या होना चाहिए। अब आप चीज़ ध्यान दो, 1 से अगर 2 लिख दिया मैंने, तो अब मैं एक ऐसे एज को खोजने की कोशिश करूँगा जिसका स्टार्टिंग पॉइंट 2 हो, क्योंकि इसका एंडिंग 2 है ना।
तो मुझे मिल गया ये देखो 2 से 1 है ना, तो 2 से 1 और इसका 2 से 1 का एंडिंग 1 है, तो कोई और है एज जिसका स्टार्टिंग 1 हो? हाँ, एक 1 से 3 है ना, तो यहाँ पर 3 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब इसको ऑर्डर में ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 से 2, उसके बाद 2 से 1, उसके बाद 1 से 3, तो ये एक वैलिड ऑर्डर है। और देखो अगर इस फैशन में आप इस ग्राफ को ट्रेवर्स करोगे तो किसी भी एज को आप 2 बार विजिट नहीं करोगे। देखो ध्यान दो, 1 से 2 गए, फिर 2 से 1 गए, फिर 1 से 3 चले गए। कभी भी ऐसा हुआ कि किसी भी एज को आपने एक बार से ज़्यादा बार विजिट किया? नहीं, है ना। तो ऑल एज विजिटेड ओनली वंस, है ना। एक तो सारे एज विजिट हुए हैं और सारे एज सिर्फ एक ही बार विजिट हुए हैं, तो क्या है? वही तो है, यूलर पाथ की निशानी वही है, ठीक है। और प्रॉब्लम में दे रखा है यूलर पाथ हमेशा एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है, ओके। अब हमें ट्रैवर्स करना है इस पे, है ना। अब यूलर पाथ हमें निकालना तो है ही, और यूलर पाथ किसकी मदद से निकालेंगे? हेयर होल्जर्स एल्गोरिथम की मदद से निकालेंगे। देखेंगे कि हेयर होल्जर्स भाई ने क्या बताया था हमें, जो वो बताएगा उसी के हिसाब से सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले एक छोटा सा सवाल का जवाब दो। जो भी मेरा ग्राफ होगा अगर उसमें यूलर पाथ है तो इस यूलर पाथ का स्टार्टिंग नोड क्या होगा बताओ? ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर डायरेक्टेड ग्राफ बनकर आ रहा है तो इन डिग्री और आउट डिग्री निकाल लेना, ठीक है। पार्ट 3 में मैंने ये चीज़ आपको बताया था, पार्ट 3 वाले वीडियो में। और कोई भी ऐसा नोड जो ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, आउट डिग्री ऑफ एक्स माइनस इन डिग्री ऑफ एक्स इज इक्वल टू अगर 1 हो गया तो पता है मेरा स्टार्टिंग नोड जो होगा ना, स्टार्ट नोड, वो ये एक्स होगा, ठीक है। एक ही नोड है जो ये रूल फॉलो करेगा, ये स्टार्टिंग नोड होगा, ठीक है। और इन डिग्री एक्स माइनस आउट डिग्री एक्स इज इक्वल टू 1 हुआ तो वो क्या होगा? एंडिंग नोड होगा। बट हमें स्टार्टिंग नोड से मतलब है, तो हम क्या करेंगे? हम स्टार्ट नोड ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि ये हियर होल्जर्स भाई ने क्या कहा था, समझते हैं और इसी के हिसाब से इधर पाथ निकालते हैं। तो चलो अब देखते हैं हेयर होल्जर्स एल्गोरिथम। सबसे पहले तो जो आपको ग्राफ दे रखा है, जो भी आपको रिलेशंस दे रखा है उसके मदद से एक आप एडजेसेंसी लिस्ट बना लो, क्योंकि आपकी ऑब्वियस आपको ग्राफ चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम डायरेक्टेड ग्राफ बना रहे हैं, ओके। उसके बाद क्या है? बिल्ड इन डिग्री एंड आउट डिग्री। याद करो मैंने आपको पार्ट 3 में बताया था कि यूलर पाथ इन डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में बताया था, तो वहाँ पर आपको इन डिग्री और आउट डिग्री चाहिए होता है, ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 यूलर का देख लो, तब यहाँ पर आओ, तब ये वीडियो बहुत आसान लगेगी आपको, ठीक है। तो सिंस ये डायरेक्टेड ग्राफ हमने बनाया है तो इन डिग्री और आउट डिग्री निकाल लेता हूँ। इन डिग्री आउट डिग्री निकालने से फ़ायदा क्या होगा? आप आराम से स्टार्ट नोड निकाल पाओगे, है ना। और स्टार्ट नोड कौन होगा? जो ये रिलेशन फॉलो करेगा, आउट डिग्री ऑफ दैट नोड माइनस इन डिग्री ऑफ दैट नोड, अगर 1 के बराबर होता है तो वो मेरा स्टार्ट नोड होगा। चलो ठीक है, मुझे स्टार्ट नोड मिल गया है और एक वेक्टर ले लूँगा जिसमें मैं यूलर पाथ को स्टोर कर लूँगा जो मुझे चाहिए अल्टीमेटली। अब देखो ये वाला मेरा एग्जाम्पल है, 5 1 4 5 11 9 9 4 है, ठीक है। तो पहले तो इसका ग्राफ बना लेता हूँ। एडजेसेंसी लिस्ट इसका कैसा बनेगा? 5 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, हो सकता है और लोगों से भी कनेक्टेड हो, तो एक वेक्टर लेंगे, एडजेसेंसी लिस्ट चाहिए। 4 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, 11 जो है वो 9 से कनेक्टेड है, और 9 जो है वो 4 से कनेक्टेड है। ये मेरा एडजेसेंसी लिस्ट हो गया, ADJ, ठीक है, ओके। तो थोड़ा ग्राफ में भी दिखा देता हूँ कैसा दिख रहा है ये। 5 जो है वो 1 से कनेक्टेड है, 4 जो है वो 5 से कनेक्टेड है, 11 जो है वो 9 से कनेक्टेड है, 11 इज़ कनेक्टेड टू 9, और 9 जो है वो 4 से कनेक्टेड है, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, आपको तो ये चीज़ ऑलरेडी पता चल ही गया ना कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है आपकी यूलर पाथ का। तो अपने ग्राफ में स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ लो। कौन है स्टार्टिंग पॉइंट? 11 है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि 11 का आउट डिग्री और 11 का इन डिग्री निकालोगे ना तो 1 आएगा और 0 आएगा, तो 1 माइनस 0 1 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर आउट डिग्री माइनस इन डिग्री 1 के बराबर आता है तो वो स्टार्ट नोड होगा हमारा। तो 11 मेरा स्टार्ट नोड है। चलो ठीक है, 11 मैंने स्टार्ट नोड ले लिया, और बस मुझे क्या करना है? नॉर्मल ट्रावर्सल मारना है ग्राफ में। 11 का नेबर कौन है? चलो ठीक है, ट्रावर्सल ही तो मारना है। ट्रावर्सल कैसे मारोगे? बेस्ट तरीका ट्रावर्सल मारने का, क्योंकि देखो आपको डेप्थ में चले जाना है पूरा, ऐसे डेप्थ में जाना है पूरा, तो मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च ही मारूंगा, ठीक है। और हियर होल्जर्स भाई ने भी यही बोला था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च मारो, तो ठीक है। मैं अभी 11 में हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। 11 के बाद 9 आता है, ठीक है, 9 आता है, 9 के बाद 4 आता है, ठीक है, 4 के बाद 5 आता है। 5 का नेबर कौन है? 5 का नेबर 1 है, वो मुझे ADJ से पता चलता जा रहा है, जैसे
1 है, ठीक है। 1 का कोई नेबर है क्या? नहीं। एडजेसेंसी लिस्ट में देखो 1 का कोई नेबर नहीं है, तो हम आगे जाएंगे ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि 1 पक्का एंड पॉइंट होगा। आप वेरीफाई भी करके देख सकते हो, 1 इस कंडीशन को फॉलो करेगा। किस कंडीशन को? सॉरी, इन डिग्री ऑफ 1 माइनस इन डिग्री ऑफ सॉरी आउट डिग्री ऑफ 1 करोगे ना, वो पक्का इज इक्वल टू 1 आएगा, और वो एंड नोड का पहचान होता है यूलर पाथ में। ये भी मैंने आपको पार्ट 3 में बता रखा था, है ना। तो चलो ठीक है, मुझे स्टार्टिंग नोड मिल गया था, मैंने नॉर्मल डीएफएस मार दिया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया। 11 9 4 5 1, एक के आगे मैं नहीं जा सकता, तो यहीं पर मैं रुक गया। जब आपने ये डीएफएस मारा होगा तो आप 11 से 9 पे गए होगे, 9 से 4 पे गए होगे, रिकर्सिवली डीएफएस मारा ना, 4 से 5 गए होगे, 5 से 1 गए होगे, ठीक है। फिर देखो जब आप वापस लौटोगे तो आप एकदम करेक्ट पाथ पे लौट रहे हो, है ना। देखो यही तो पाथ था, 1 5 4 9 11। इसको या तो ऐसे करके लिख लो, 11 9 4 5 1। याद करो 11 9 एक पेयर था, 9 4 एक पेयर था, 4 5 एक पेयर था, 5 1 एक पेयर था। यही हमारा आंसर भी था, याद करो। चलो देखते हैं, ऊपर एग्जाम्पल में मैंने लिखा भी था, ये दो 11 9 9 4 4 5 5 1, यही आंसर हमें यहाँ भी मिला। देख लो, 11 9 4 9 4 4 5 5 1, ठीक है। तो देखा है तो मतलब हेयर होल्डर्स भाई ने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, हमने कुछ ज़्यादा किया भी नहीं, हमें बस स्टार्ट नोट चाहिए था, वो मिल गया, और मैंने अब ब्लाइंडली डीएफएस मार दिया। और डीएफएस मारा तो जो मुझे नोड मिले ना ऑर्डर्स में, जिस ऑर्डर में मुझे नोड मिले वही मेरा आंसर था एक्चुअली में, ठीक है। तो देखो मैं दोबारा से इस एग्जांपल को आपको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ पूरा। सबसे पहले हेयर होल्डर भाई ने क्या बोला कि जो आपको पेयर दे रखा है उसकी मदद से एक एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ, मतलब एक ग्राफ बना लो। तो मैंने ग्राफ बना लिया, 5 से 1, 4 से 5 कनेक्टेड है, 11 से 9 कनेक्टेड है, और 9 से 4 कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, अब इन डिग्री और आउट डिग्री करते हैं। सबसे पहले 5,1 को पकड़ते हैं। 5 जो है 1 से कनेक्टेड है, तो देखो 5 का आउट डिग्री 1 हो गया और 1 का इन डिग्री 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 4 से 5 है, तो 4 का आउट डिग्री 1 हो गया, 5 का इन डिग्री 1 हो गया, इन डिग्री 1 हो गया, हाँ। और उसके बाद क्या है, 11 से 9 है, 11 से 9 है, मतलब 11 का आउट डिग्री 1 हो जाएगा और 9 का इन डिग्री 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 से 4 है, तो 9 का आउट डिग्री 1 हो गया और 4 का इन डिग्री 1 हो गया, बाकी जो है वो 0 है, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, अगर आप ध्यान दो, कौन सा ऐसा नोड है जो वो रूल फॉलो कर रहा है, आउट डिग्री माइनस इन डिग्री इज इक्वल टू 1, कौन है वो? 11 है। देखो ध्यान दो, वो 11 है जिसका आउट डिग्री 1 है और इन डिग्री 0 है, तो 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, मतलब 11 इज माई स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। एकदम सब सही निकल रहा है यानी मेरा, तो स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल गया 11 है। और एंडिंग वाला नोड भी आप निकाल सकते हो बड़ा इजीली। क्या रूल फॉलो करता है एंडिंग नोड? इन डिग्री ऑफ दैट नोड माइनस आउट डिग्री ऑफ दैट नोड मस्ट बी इक्वल टू 1। देखो 1 को ध्यान दो, इन डिग्री माइनस आउट डिग्री, 1 माइनस 0 1 आता है, तो मतलब एंड नोड भी मुझे पता चल गया है। ऐसे कोई काम का नहीं है, बट स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन डिग्री आपका 1 है, सॉरी एंडिंग नोड 1 है, स्टार्टिंग नोड 11 है अपने यूलर पाथ का, ठीक है। 11 से स्टार्ट होगा और 1 पे ख़त्म होगा, और बाकी सारे रिमेनिंग नोड जो होंगे ना उनका इन डिग्री और आउट डिग्री इक्वल होगा। देखो ध्यान दो, यही तो था, मैंने आपको पार्ट 3 वाले वीडियो में यही तो बताया था, इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देख लो यूलर का। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आपको लगाना है डीएफएस। कहाँ से लगाओगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे? जो आपका स्टार्टिंग नोड है। तो डीएफएस लगाने के लिए आप या तो आप रिकर्सिवली लिख लो उसको, या तो फिर आप स्टैक की मदद से कर लो। मैं आपको स्टैक से बता देता हूँ, आप रिकर्सिवली लिख लेना, ठीक है। तो मैंने एक स्टैक ले लिया, स्टार्टिंग पॉइंट 11 है ना, तो चलो 11 को तो पहले डाल ही देते हैं, है ना। उसके बाद एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से हम आगे ट्रेवर्सल करेंगे। तो चलो सबसे पहले मेरा करंट नोड क्या है, स्टैक के टॉप पे 11 है, स्टैक डॉट टॉप मैंने निकाल लिया, st डॉट टॉप इज इक्वल टू 11 है। चलो ठीक है, 11 का कोई नेबर है क्या? हाँ 11 का नेबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम एंड में नहीं पहुँचे हैं अपने ग्राफ के, ठीक है। तो 11 का नेबर मुझे 9 दिख रहा है, ओके, मुझे 9 दिख गया यहाँ पर, ठीक है। तो 11 का और कोई नेबर है क्या? नहीं, नहीं है, सिर्फ 9 ही है, कोई बात नहीं। तो 11 के अब फिर स्टैक का टॉप कौन है? 9 है, स्टैक के टॉप अभी 9 है। अब 9 का पूछूंगा, 9 का कोई नेबर है? हाँ है, 4 है ना, और कोई नेबर नहीं है, बस 4 है, तो 4 को मैंने डाल दिया, ठीक है। तो देख रहे हो, नॉर्मल डीएफएस ट्रावर्सल मार रहा हूँ, जो एकदम स्टार्टिंग में हमने ग्राफ कंसेप्ट में पढ़ा था। 4 है, अब स्टैक का टॉप कौन है? 4 है, 4 का नेबर है, यस 5 है, 4 का नेबर 5 है, एडजेसेंसी लिस्ट से पता कर दिया मैंने, ठीक है। अब स्टैक के टॉप में कौन है? 5 है, ठीक है, 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है,
5 का कोई नेबर है? हाँ, 5 का नेबर 1 है, ये रहा, यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, अब स्टैक के टॉप में कौन है? 1 है। अब देखो तो 1 का कोई नेबर है? नहीं, एडजेसेंसी लिस्ट में 1 प्रेजेंट ही नहीं है हमारे की में, ये की है ना और ये वैल्यूज़ है। ठीक है, तो 1 है ही नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? 1 पक्का लास्ट नोड रहा होगा, 1 पक्का लास्ट नोड रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैं एंड में पहुंच चुका हूँ, तो 1 को अब मैं पॉप कर दूंगा अपने स्टैक से। तो 1 को मैंने पॉप कर दिया। पॉप क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब मुझे पाथ मिल चुका होगा, अब पॉप करना स्टार्ट कर देना चाहिए हमें। ठीक है, तो मेरा जो यूलर पाथ है उसके लिए वेक्टर ले लूँगा मैं, यहाँ पर मैंने 1 स्टोर कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसके बाद वापस से 1 पॉप हुआ। अब स्टैक के टॉप में कौन है? 5 है। क्या 5 का कोई नेबर है? यस, 5 का नेबर है, ये 1 है। बट वापस से 1 को डालोगे क्या भाई? फिर तो वही स्टेज पे आ गए, अभी जस्ट आपने 1 को पॉप किया था। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर एक गड़बड़ हमने क्या किया कि जब हम पुश कर रहे थे ना 5 से 1 वाले एज को, याद करो पहली बार जब हमने पुश किया था, तो हमें इसको यहाँ से हटा देना चाहिए था 1 को, क्योंकि दोबारा मैं नहीं चाहता कि मैं इस एज को दोबारा विजिट करूँ। 5 से 1 वाले एज को मैंने स्टार्टिंग में विजिट कर लिया, तो दोबारा क्यों विजिट किया? मैंने नहीं करना चाहिए था। तो मुझे यहाँ पर जिस एज को मैं विजिट कर लिया, दोबारा नहीं विजिट करना है भाई। यूलर पाथ का वही मतलब तो था कि कोई भी एज को आप एक बार से ज़्यादा विजिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने एक गलती क्या की, हमें रिमूव कर देना चाहिए था। तो जानबूझ के मैंने ये गलती करा ताकि आप रियलाइज़ कर सको कि हम अगर स्टैक से पॉप कर रहे हैं किसी एलिमेंट को, सॉरी यहाँ से किसी एज को हटा रहे हैं, तो क्यों हटा रहे हैं, रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो ये गलती करा, फिर हमने रीज़न समझ में आया, तो फिर से स्टार्ट करेंगे। कोई बात नहीं, जितना पेशेंस रखोगे उतना अच्छे से सीखोगे। स्टैक के टॉप में मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग नोड को डाल दिया 11 को, तो स्टैक का टॉप अभी 11 है। ठीक है, अभी तक मुझे पाथ नहीं मिला है अभी स्टैक, क्योंकि 11 का नेबर मुझे दिख रहा है। ठीक है, 11 का नेबर 9 है ना। ठीक है, मैंने 9 को डाल दिया, बट 9 को यहाँ से मैं पॉप कर दूंगा। ठीक है, ये जो भी वेक्टर होगा, मान लेते हैं यहाँ पर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें 9 भी था। ठीक है, तो मैं 9 को यहाँ से पॉप किया, उसके बाद फ्यूचर में बाकी एलिमेंट को यहाँ पर देखूंगा, है ना। तो यहाँ पर खैर एक ही एलिमेंट था, तो मैंने 9 को यहाँ पर हटा दिया। ठीक है, तो 9 हट गया और मैंने 9 को यहाँ स्टैक में डाल दिया। अब स्टैक के टॉप में कौन है? 9 है। ठीक है, तो 9 का कोई नेबर है क्या? 9 का नेबर हाँ है, 4 है ना, ये रहा। तो 4 को मैं यहाँ डाल तो दूंगा, बट यहाँ पर मैं 4 को पॉप भी कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब 4 आया, 4 का नेबर है 5 है, इसको पॉप कर दूंगा, यहाँ डाल दूंगा। अब 5 आया स्टैक के टॉप पे, 5 का नेबर 1 है, 1 को यहाँ डाल दिया, यहाँ से पॉप कर दिया। ठीक है, 1 का कोई नेबर अब नहीं दिख रहा है मुझे, एडजेसेंसी लिस्ट में 1 है ही नहीं, है ना। ठीक है, तो 1 को मैंने पॉप किया, तो मतलब वो एंड है मेरे यूलर पाथ का, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया अपने पाथ वाले आंसर में। ठीक है, ओके। उसके बाद 1 पॉप हुआ तो 5 है। क्या 5 का और कोई नेबर बचा है? नहीं बचा, देखो, क्योंकि 5 दिख तो रहा है बट उसके नेबर में और कोई एज है ही नहीं, है ना, क्योंकि मैंने इसको डिलीट मार दिया था। तो 5 को भी अब पॉप करने का टाइम आ चुका है, तो 5 को मैंने पॉप कर दिया। ठीक है, उसके बाद आया स्टैक के टॉप पे 4 आया। ठीक है, तो क्या 4 का कोई नेबर बचा है? नहीं बचा है। 5 एक था, वो तो डिलीट हो गया ना, वो तो विजिट हो चुका है, तो 4 की भी कहानी खत्म, 4 लिख दिया मैंने। अब आई बारी 9 की, 9 है स्टैक के टॉप पे, 9 का कोई नेबर नहीं बचा है, तो 9 को पॉप करो और यहाँ रिजल्ट पे लिख दो। सिमिलरली अब बारी आई 11 की, 11 का भी कोई नेबर नहीं बचा है, 11 को पॉप करो, यहाँ लिख दो। ठीक है, तो हमारा स्टैक एम्प्टी हो चुका, तो मैं इधर ही रुक जाऊँगा। अब देखो आपके पाथ में ना रिजल्ट आ चुका है, बट हाँ उल्टे ऑर्डर में आया, क्योंकि भाई स्टैक है ना, स्टैक में रिवर्स ऑर्डर में ही आएगा ना रिजल्ट जब आप पॉप करोगे तो कोई बात नहीं, आप इसको रिवर्स मार देना, इसको रिवर्स कर दो, 15 सॉरी, इसको रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा? 11 9 4 5 1। ठीक है, और यही ऑर्डर आपका करेक्ट ऑर्डर था कि पहले 11 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए, फिर 4 आना चाहिए, फिर 5 आना चाहिए, फिर 1 आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो अब आते हैं कि भाई हमें तो पेयर निकालना है ना, तो 11 9 एक पेयर था, 11 9 निकाल दिया। उसके बाद 9 4 एक पेयर था, एक एज था मतलब। उसके बाद 4 5 एक एज था, उसके बाद 5 एक एज था, 5 1। ठीक है, तो इसी पे ट्रैवर्स मार लेंगे और पेयरिंग कर लेंगे ith और i+1th पॉइंटर का। ये i है, तो i और i+1th पॉइंटर का एक पेयर बना लिया। फिर i मेरा जब यहाँ पर आया तो i और i+1th पॉइंटर का पेयर बना लिया। फिर i जब यहाँ आया तो i और i+1th का पेयर बना लिया। फिर i जब यहाँ आया तो i और i+1th का यहाँ पेयर बना लिया। दैट्स इट, हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ तक क्लियर हुआ? और अब अगर आप ध्यान दो, हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मल DFS मारा अपने ग्राफ में। नंबर ऑफ वर्टिसीज, नंबर ऑफ एजेस होगा इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि DFS का यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है हमारे ग्राफ में, जितने वर्टिसीज है जितने एजेस है। ठीक है, हाँ हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिया है जितने नंबर ऑफ वर्टिसीज हैं और जितने नंबर ऑफ एजेस हैं उसको स्टोर करने के लिए, तो O(v+c) हमारा स्पेस होगा। तो देखा जाए तो कुछ बड़ा नाम, बड़ा डरावना था इसका नाम डरावना था, बट कुछ था नहीं। इस भाई ने बस इतना ही बोला, भाई DFS कर लेना,
लेकिन डीएफएस करो किससे, एक करेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से करना। और करेक्ट स्टार्टिंग नोड कैसे निकालोगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ तक क्लियर है? वीडियो अभी का अभी ही बंद कर दो और जाओ खुद से कोड करके इसको दिखाओ। ठीक है, तो चलो कोड करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसको फिनिश करते हैं फिर। सबसे पहला स्टेप क्या था, हेयर होल्डर्स भाई ने क्या बोला था, सबसे पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनाना। तो अनऑर्डर्ड मैप लेते थे हम लोग हमेशा, इंट कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एडीजे डिफाइन करने के लिए, हमेशा ऐसे ही डिफाइन करते हैं, हमारा ख़ानदानी तरीका है ये। उसके बाद उसने एक और चीज़ क्या बोला था कि बिल्ड इन डिग्री एंड आउट डिग्री अरे। ठीक है, इसको बिल्ड कर लो। और यहाँ पर इसके लिए मैप ले लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप ऑफ इंट कॉमा इंट इन डिग्री। ठीक है, सिमिलरली दो वेरिएबल ले लेते हैं, आउट डिग्री, है ना। दो एक्चुअली मैंने इन डिग्री और आउट डिग्री के लिए स्टोर करने के लिए दो मैप ले लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो की होगा वो नोड होगा मेरा, और जो वैल्यू होगा हमारे मैप में वो उसका इन डिग्री होगा या तो फिर आउट डिग्री होगा। ठीक है, यहाँ पर हर नोड का इन डिग्री और आउट डिग्री मुझे पता होगा इस मैप की मदद से। तो चलो पॉपुलेट करते हैं। फॉर ऑटो एंड एज इन पेयर्स। ठीक है, इंट u इज इक्वल टू एज ऑफ 0, इंट v इज इक्वल टू एज ऑफ 1। ठीक है, और adj ऑफ u डॉट पुश अंडरस्कोर बैक v कर दिया मैंने यहाँ पर क्या किया, u से एक वेज बना दिया v का, और इसकी वजह से क्या हुआ कि आउट डिग्री ऑफ u प्लस प्लस हो गया और इन डिग्री ऑफ v मेरा प्लस प्लस हो गया। ठीक है, मैंने इन डिग्री आउट डिग्री भी बना दिया है और एडजेसेंसी लिस्ट भी यहाँ पॉपुलेट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या था, नेक्स्ट स्टेप क्या बोला था हेयर होल्डर भाई ने कि फाइंड द स्टार्ट नोड ऑफ द यूलर पाथ। ठीक है, तो बड़ा आसान है ये भी, फॉर ऑटो एंड आईटी इन एडीजे, एडजेसेंसी लिस्ट में इटरेट मार रहा हूँ। ठीक है, पहले तो नोड निकाल लेता हूँ, कौन है भाई, आई.टी. डॉट फर्स्ट, है ना, ये मेरा नोड है। अब बस मुझे देखना है इसका इन डिग्री और आउट डिग्री क्या है। तो आउट डिग्री ऑफ दिस नोड माइनस इन डिग्री ऑफ दिस नोड, अगर ये इक्वल टू 1 हो गया तो पक्का मेरा स्टार्ट नोड ना यही होने वाला है, और ब्रेक कर दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ, इंट स्टार्ट नोड इज इक्वल टू, और स्टार्ट नोड अभी रैंडमली किसी को भी ले लो, पेयर्स ऑफ 0,0 में जो भी वैल्यू उसको मैंने रैंडमली ले लिया है, और यहाँ पर पॉपुलेट हो जाएगा वो स्टार्ट नोड। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो ख़त्म हो गया। अब बस लास्ट पार्ट क्या था, सिंपली डू द खानदानी डीएफएस। ठीक है, कैसे भी कर लो, रिकर्सिवली कर लो या स्टैक की मदद से कर लो। ओके, तो सबसे पहले तो एक वेक्टर ऑफ इंट ले लेते हैं जो कि मेरा यूलर पाथ को स्टोर करेगा। ठीक है, और एक स्टैक ले लेते हैं, स्टैक ऑफ इंट st टू परफॉर्म डीएफएस टू स्टोर माई यूलर पाथ। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते थे, स्टार्ट करते हैं st डॉट पुश, मेरा स्टार्टिंग नोड जो था, है ना, स्टार्ट नोड। ओके, अब बस नॉर्मल बीएफएस, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि करंटली कौन है स्टैक के टॉप पे, निकाल लिया। अगर ये एम्प्टी नहीं है, नॉट ऑफ एडीजे ऑफ करंट डॉट एम्प्टी, मतलब अभी भी एज बचा हुआ है हमारा एडजेसेंसी लिस्ट में फॉर दिस करंट नोड, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। इंट नेबर कौन है भाई इसका, नेबर इज इक्वल टू एडीजे ऑफ करंट डॉट, एडीजे ऑफ करंट से क्या मिलेगा, एक वेक्टर ऑफ नेबर्स मिल जाएगा, तो उसका बैक से निकाल लेंगे जो नेबर है, लेकिन उसको पॉप भी कर देंगे। याद करो, ये हमने बोला था ना कि उस एज को हटाना है हमें, डॉट पॉप अंडरस्कोर बैक। ठीक है, और एस टी डॉट पुश कर देंगे उसको, कौन है भाई, नेबर है ना, NGBR। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्या हुआ कि करंट जो नोड है अब इसका कोई नेबर नहीं बचा है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पाथ में जाने के लिए अब ये रेडी हो चुका है, पाथ डॉट पुश अंडरस्कोर बैक जो करंट नोड है मेरा। ठीक है, और st डॉट पॉप कर देंगे उसको, स्टैक से उसको मैंने पॉप भी कर दिया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ओके, अब बस बिल्ड योर रिजल्ट, यूलर पाथ तो आपको मिल गया, बस वो आपके यूलर पाथ में स्टोर भी है, यूलर पाथ नाम का वेरिएबल लिया था मैंने यहाँ पर, तो पाथ है ना करके यूलर पाथ ले लेते हैं। ठीक है, यूलर पाथ। ओके,
बट हाँ आपको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स ऑफ बिगिन ऑफ यूलर पाथ, एंड ऑफ यूलर पाथ। यहाँ तक क्लियर है? ओके अब अपना रिजल्ट बना लेते हैं। रिजल्ट को वेक्टर में आपको भेजना है, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन यूलर पाथ डॉट साइज -1 आई प्लस प्लस। ठीक है, यूलर पाथ डॉट साइज -1 क्यों कर रहे हैं अभी थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, आपको क्या डालना है, पाथ ऑफ आई डालना है और पाथ ऑफ आई प्लस 1 का पेयर बना के डालना है। तो ith इंडेक्स और आई प्लस 1th वाला इंडेक्स को डालना है। तो ऑब्वियस है आई को लेस देन साइज -1 यहाँ पर भेजेंगे, क्योंकि साइज तक भेजोगे साइज, क्योंकि अगर देखो आई को अगर आप लास्ट इंडेक्स के पर भेज दोगे तो उसकी वजह से होगा क्या, उसके बाद वाला कोई इंडेक्स है ही नहीं, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इसीलिए आई लेस देन यूलर पाथ डॉट साइज -1 है। यहाँ पर रिटर्न रिजल्ट कर दो, सबमिट करके देखते हैं। कोई भी डाउट होता है रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस नेक्स्ट। क्या गलती कर दिया भाई, पेयर्स है यार यहाँ पर, माय बैड। अभी जाने नहीं दे रहा है मुझे ये, लेट्स सी। कहीं और भी गलती कर दी है, यहाँ यूलर पाथ होगा यार। सबमिट करके देखते हैं। Indeed, yes. See you guys in the next video. Okay, we have got the badge also. Congratulations to everyone जो consistent रहे। जिनको नहीं मिला उनको भी congratulations, कोई बात नहीं है, इतना भी important नहीं है। Consistent रहना is more important. See you guys in the next video. Thank you.